बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया के दो नए और मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर, यूएसएस फोर्ड क्लास और रॉयल नेवी का एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ। अब ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ये इस वक्त सबसे लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो कि दुनिया में बनाए गए हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट भी हैं, लेटेस्ट भी हैं और बहुत ज्यादा डिफरेंट भी हैं। यूएसएस फोर्ड क्लास जो कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो एक न्यूक्लियर और स्टो बार वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि ब्रिटिश एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ जो है वो एक कैटोबार और नॉन न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब ये जो न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, इनके प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर के भी कुछ कॉन्स होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर के भी कुछ जो है वो नुकसानात होते हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ब्रिटेन जो था वो एक सुपर पावर था। अमेरिका उस वक्त जो था वो इतना ज्यादा दुनिया की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है ये रोल जो थे ये रिवर्स हो गए। अमेरिका जो था वो एक सुपर पावर बन गया, इंग्लैंड जो था वो उसकी एक, आप कह सकते हैं कि उसका एक साथी बन गया। इंग्लैंड क्योंकि अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा था जंग के बाद, क्योंकि आपको पता है कि जंग जो थी वो हुई तो बेसिकली यूरोप के अंदर थी, इस वजह से जो यूरोप के ममालिक थे वो तबाह हुए थे। तो जो इंग्लैंड था वो अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा था, इस वजह से उसने अपने जो डिफेंस बजट से उनको थोड़ा कम किया हुआ था, जिसकी वजह से उसको अपनी नेवल पावर भी कम करनी पड़ी। वो नेवल पावर जिसने एक वक्त में इंग्लैंड को सुपर पावर बनाया हुआ था, इस वजह से इंग्लैंड को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तादाद भी कम करनी पड़ी। और उसके बाद आपको पता है कि नेटो बन गई तो कुछ जो है वो बर्डन इंग्लैंड के ऊपर से कम हो गया। इंग्लैंड को पता था कि अब जितने भी नेटो के तमाम ममालिक हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर जो है एक दूसरे का डिफेंस करेंगे। तो अगर आपके साथ दूसरे ममालिक भी मिल जाए आपके डिफेंस के अंदर, तो उसमें ये होता है कि आप अपना अगर डिफेंस बजट थोड़ा सा कम भी कर लें तो आपको पता होता है कि दूसरे ममालिक भी आपके डिफेंस के अंदर हिस्सेदार हैं, और उसमें आप फिर जो है एक दूसरे के साथ रोल्स अपने बांट लेते हैं। तो आप अगर किसी एक चीज में ज्यादा इन्वेस्ट कर लें तो दूसरा मुल्क किसी दूसरी चीज में ज्यादा इन्वेस्ट कर लेता है। ओवरऑल जो है वो दोनों का डिफेंस हो जाता है। इंग्लैंड ने 70s के अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाना शुरू किए। वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे उनका नाम था एचएमएस इनविंसिबल क्लास। ये छोटे किस्म के एयरक्राफ्ट कैरियर थे, तकरीबन 22,000 टन के, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका जो था वो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा था। 70s के अंदर अमेरिका ने जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया निमिट्ज क्लास, उसकी डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 1 लाख टन की थी। इंग्लैंड के जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे वो ज्यादातर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अंदर यूज होते थे, जबकि अमेरिका जो था वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को पावर प्रोजेक्शन के लिए ज्यादा यूज करता था, और उसके एयरक्राफ्ट कैरियर जो थे वो दुनिया के अंदर फिरते रहते थे। इंग्लैंड के जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे वो बिल्कुल नजदीक रहते थे और रशियन सबमरीन्स को जो है वो हंट करते थे। लेकिन फिर आपको पता है कि यूरोप के अंदर एक जंग लगी थी, कोसोवो की जंग लगी थी, और फिर ये वही वक्त था जब सोवियत यूनियन भी टूट गया। यूरोप ने अपनी जो डिफेंस स्ट्रेटेजी थी उसको रिवाइज किया। इस वजह से यूरोपियन कंट्रीज ने मिल बैठ के एक जो था वो फैसला किया कि हम अपने यूरोप के डिफेंस के लिए एक फोर्स बनाएंगे और उसको जो है अमेरिका और नेटो से जो है इंडिपेंडेंट रखेंगे। उसको उन्होंने नाम दिया था यूरोपियन रैपिड एक्शन फोर्स का। इस फोर्स के लिए डिसाइड ये किया गया कि इंग्लैंड जो है वो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा और फ्रांस जो है वो 1 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा, लेकिन इन तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स का जो डिजाइन होगा वो सेम होगा। अच्छा, अब आपको पता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो अकेला तो फिरता नहीं है, उसके साथ एक पूरा बैटल कैरियर ग्रुप होता है। तो जो बाकी कंट्रीज हैं यूरोप की, जैसा कि जर्मनी है, स्पेन है, इटली है, ये जो कंट्रीज हैं ये कैरियर बैटल ग्रुप के जो दूसरे शिप्स होते हैं ये वो फराहम करेंगे। यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर इंग्लैंड का होगा, एयरक्राफ्ट कैरियर फ्रांस का होगा, और उसके साथ जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर चलता है, हो सकता है वो इटली का हो सकता है वो जर्मनी का हो। तो इन्होंने मिल मिला के जो है ना वो एक सोचा, क्योंकि आपको पता है यूरोप जो है एक एंटिटी बनता जा रहा था, आपस में उन्होंने वीजे वगैरह भी खत्म कर दिए थे, तो जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम अपना डिफेंस जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रखेंगे। बेसिकली वो अमेरिका को इससे साइडलाइन करना चाहते थे। एनीवे, ये तो पॉलिटिक्स है, हम अपने टॉपिक के ऊपर रहते हैं। फिर आपको पता है कि इंग्लैंड की एक जंग हो गई थी अर्जेंटीना के साथ। अब अर्जेंटीना के साथ जब जंग हुई तो इंग्लैंड को एयर सुपीरियोरिटी का जो है उसने कहा कि ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। इस वजह से उन्होंने सोचा कि ये जो छोटे छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं यानी कि 22,000 टन वाले, ये इतने ज्यादा कारआमद नहीं होते। अगर इंग्लैंड ने अपने आप को सही तरीके से रखना है तो उसको बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो है वो बनाने पड़ेंगे। अब ये जो एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ क्लास के जो 2 शिप्स हैं, यानी कि एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ और एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स, ये दुनिया के सबसे बड़े नॉन यूएस शिप्स हैं। कोई रशियन शिप इनसे बड़ा नहीं है, कोई फ्रांस का शिप इनसे बड़ा नहीं है, कोई चाइनीज शिप इस वक्त इनसे बड़ा नहीं है। इनकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो तकरीबन 65,000 से लेकर 70,000 टन की है। अब आ जाए बात ये न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर के ऊपर। जब इंग्लैंड इन शिप्स को बनाने का सोच रहा था और ये ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ये सारा कुछ था, तो उसने सोचा कि इनको हम न्यूक्लियर पावर्ड बनाएंगे। न्यूक्लियर पावर्ड जो शिप्स होते हैं उनको 25 साल के अंदर सिर्फ एक दफा रिफ्यूलिंग के लिए जो है वो जाना पड़ता है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर्स आपको पता है कि शिप्स के अंदर भी यूज होते हैं, सबमरीन्स के अंदर भी यूज होते हैं, लेकिन ये बहुत कम
एनर्जी जो है प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे मैं एक आपको बात बता दूं, जो मेरी अगली वीडियो होगी आपने लाजमी देखनी है, उसमें मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज जो है वो बताऊंगा कि आने वाले दिनों में एक ऐसी चीज के ऊपर काम हो रहा है जो कि दुनिया की ये जो जंग है उसको बिल्कुल तब्दील करके रख देगी। खैर वो उसके ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा। लेकिन ये जो मेरीन रिएक्टर्स होते हैं, यानी कि ये जो शिप्स के ऊपर लगाए जाते हैं या जो सबमरीन्स के अंदर लगाए जाते हैं, ये बहुत ज्यादा छोटे एरिया के अंदर इनको जो है फिट करना होता है। यहाँ पे इनके लिए कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। लैंड के ऊपर जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसने तो जमीन के ऊपर रहना, उसने हिलना जुलना नहीं है। लेकिन आपको पता है कि शिप भी मूव कर रहा होता है, सबमरीन भी मूव कर रही होती है, तो शिप और सबमरीन के साथ साथ ये न्यूक्लियर रिएक्टर भी जो है वो मूव कर रहा होता है। इस वजह से इनके अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स लगाए जाते हैं जो इनको ज्यादा सिक्योर बनाते हैं, और इनको ज्यादा इफेक्टिव रखने के लिए इनके अंदर कुछ महंगे महंगे पार्ट्स जो है वो लगाने पड़ते हैं। दूसरा, जो न्यूक्लियर पावर्ड शिप्स और सबमरीन्स होती हैं उनका एक नुकसान ये भी होता है कि कुछ दुनिया में ऐसी कंट्रीज हैं जो कि न्यूक्लियर पावर्ड शिप्स को अपने वाटर्स के अंदर नहीं आने देते। इकोलॉजिकल रीजन हो सकती है, पब्लिक का प्रेशर हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि न्यूक्लियर पावर्ड शिप्स को जो है अपने पानियों के अंदर नहीं आने देते। फिर जो न्यूक्लियर पावर्ड शिप्स होते हैं उनके लिए जो डॉक्स होती हैं और उनकी जो मेंटेनेंस जिन डॉक्स के ऊपर की जाती है वो भी खास होती हैं। उन डॉक्स और उन पोर्ट्स के लिए न्यूक्लियर सर्टिफिकेशन हासिल करना जरूरी होता है। हर पोर्ट के ऊपर आप न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और न्यूक्लियर पावर्ड शिप जो है वो लाके नहीं खड़ा कर सकते। ये एक खास इजाजत लेनी पड़ती है, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि ये जो डॉक है ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन या न्यूक्लियर पावर्ड शिप को जो है हैंडल कर सकता है। इंग्लैंड के पास सिर्फ 2 ऐसी पोर्ट्स हैं, एक डेवन पोर्ट और एक फॉल्स लेन। उसके बाद आपको न्यूक्लियर टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं जो कि इन जहाजों की और इन सबमरीन्स की मेंटेनेंस कर सकें। उसके अलावा जब इन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स या इन न्यूक्लियर पावर्ड जहाजों को आपने डीकमीशन करना होता है तो उसके लिए आपको एक अलग से पोर्ट या डॉक चाहिए होती है। नॉर्मल पोर्ट या डॉक्स के ऊपर आप इन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और न्यूक्लियर पावर्ड जहाजों को जो है वो डीकमीशन भी नहीं कर सकते। इस वजह से आपको अलग से जगह चाहिए। अमेरिका के पास और रशिया के पास ऐसी जगह है। इंग्लैंड ठीक है, एक आइलैंड है, लेकिन एक छोटा सा मुल्क है और उसका डिफेंस बजट भी उतना ज्यादा नहीं है। अमेरिका का डिफेंस बजट $700 बिलियन है, इंग्लैंड का डिफेंस बजट जो है वो सिर्फ $50 बिलियन है। तो ये सारी चीजें देखते हुए वो अलग से कोई पोर्ट नहीं बना सकते कि जिसके ऊपर अगर आपने इनको डीकमीशन करना है तो अलग से एक पोर्ट बना दी जाए। फिर इन फैसिलिटीज को रन करने के लिए इंग्लैंड को न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स की जरूरत है, जो कि उसको अमेरिका और फ्रांस से मंगवाने पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा न्यूक्लियर इंजीनियर्स नहीं है और ना ही इतने ज्यादा न्यूक्लियर टेक्नीशियंस हैं। तो ये एक अलग से कॉस्ट थी। तो इन सारी चीजों ने मिल मिला के इंग्लैंड को मजबूर कर दिया कि वो एक नॉन न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जाए, और इंग्लैंड ने ये डिसाइड किया कि हम जो अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहे हैं वो नॉन न्यूक्लियर होंगे। अब आ जाए आप अमेरिकन नेवी की तरफ। 1945 के अंदर आपको पता है कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट हुआ था। दुनिया का सबसे पहला एटम बॉम्ब जो था वो अमेरिका ने बनाया। अमेरिका की जो न्यूक्लियर स्टडी है वो किसी भी और मुल्क से बहुत ज्यादा है। आज तक अमेरिका ने 27 मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के रिएक्टर्स जो है वो बनाए हैं, जो कि 219 मुख्तलिफ न्यूक्लियर पावर्ड वेसल्स के अंदर उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। जब से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स और शिप्स बनना शुरू हुए हैं तब से लेके आज तक अमेरिका ने तकरीबन 500 रिएक्टर कोर्स जो है उनको ऑपरेशनल किया है। अब इतना ज्यादा न्यूक्लियर नॉलेज होने के साथ आप कह सकते हैं कि अमेरिका को तो ये सूट करता है कि वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स और न्यूक्लियर पावर्ड शिप्स की तरफ जाए। इंग्लैंड के पास इतना ज्यादा ह्यूज नॉलेज नहीं है। फिर अमेरिका की जो न्यूक्लियर पावर्ड वेसल्स हैं या सबमरीन्स हैं या शिप्स हैं, उन्होंने तकरीबन कहा जाता है कि 214 मिलियन किलोमीटर्स का जो है सफर तय किया है। इतना ज्यादा सफर करने के बावजूद उनके अंदर एक सिंगल एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। तो आप उनका सेफ्टी रिकॉर्ड देख के कह सकते हैं कि उनका सेफ्टी रिकॉर्ड जबरदस्त है। अब ये जो अमेरिका का नया न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस फोर्ड क्लास है, ये निमिट्स क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर से तकरीबन 25% ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। निमिट्स क्लास जैसा कि मैंने आपको बताया कि 75 के अंदर इसको बनाना शुरू किया था। इसके अंदर कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम है जो कि स्टीम से चलता है, इस वजह से इसके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम्स भी हैं। अब ये जो फोर्ड क्लास है इसके अंदर उन्होंने ई-मॉल्स का सिस्टम रखा है, ये चलता है इलेक्ट्रिसिटी से। इस वजह से इसके अंदर कोई स्टीम नहीं है, कोई हाइड्रोलिक सिस्टम्स नहीं लगे हुए, जिसकी वजह से इसकी मेंटेनेंस भी कम है। लेकिन दूसरी तरफ जो है ई-मॉल्स होने की वजह से इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। फिर आपको पता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे वेपन्स आ रहे हैं जैसा कि लेजर वेपन्स हैं, ये बहुत ज्यादा पावर हंग्री वेपन्स हैं। मैंने आपको कहा कि नेक्स्ट वीडियो आपने मेरी लाजमी देखनी है, इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आपने लाजमी देखनी है, उसमें आपको काफी कुछ पता चलेगा। अब ये जो फोर्ड क्लास अमेरिका ने बनाया ये तकरीबन डबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है जितनी इस वक्त उसको चाहिए, यानी कि ये फ्यूचर प्रूफ कर रहा है सिस्टम्स को। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स और न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स के नुकसानात भी हैं, कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनको जिन डॉक्स के ऊपर रखना पड़ता है उनके लिए अलग से सर्टिफिकेशंस होती हैं जो कि कॉस्ट इंक्रीज करती हैं। फिर अगर आपने इनको डीकमीशन करना है उनके लिए अलग से सर्टिफिकेशन होती है, उनके लिए अलग से डॉक्स होती हैं। तो ये न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स के कुछ नुकसानात हैं। कुछ और नुकसानात मैं आपको अभी बताता हूँ। ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होती हैं आपको पता है कि ये अकेली सफर करती हैं, लेकिन ये जो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये आपको पता है कि अलग सफर नहीं करते, इनके साथ एक पूरा बैटल कैरियर ग्रुप होता है और वो जो होते हैं वो न्यूक्लियर पावर्ड नहीं होते। फिर उन जहाजों के लिए आपको सप्लाई शिप्स
शिप्स चाहिए होते हैं। प्लस ये जो F-18 और F-35 इन न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर रखे जाते हैं, इनके लिए जो एविएशन फ्यूल की जरूरत होती है उनके लिए भी आपको एक सप्लाई शिप चाहिए होता है। तो इंग्लैंड ने यह भी सोचा कि अगर हमने सप्लाई शिप रखना ही है तो फिर हम एक नॉन न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों ना बनाए। USS निमिट्ज क्लास हो जाए या USS फोर्ड क्लास हो जाए, उनके साथ एक सप्लाई शिप ने जरूर जाना है जो कि एविएशन फ्यूल उठाएगा। किन के लिए? F-18 के लिए और F-35 के लिए। वो सप्लाई शिप जो है वो नॉन न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ भी चलता है। तो फिर दोनों में डिफरेंस कहां पे रह गया? डिफरेंस तो होता है, लेकिन अगर आपने कॉस्ट सेव करनी है तो आप कहते हैं कि यार फिर हम एक नॉन न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर ही बना लेते हैं। फिर न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स का एक और नुकसान है, ये जो नॉन न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं ये दोबारा सेल भी हो जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया ने इंग्लैंड से ये एयरक्राफ्ट कैरियर परचेज किया था। इंग्लैंड ने पहले उस एयरक्राफ्ट कैरियर को यूज कर लिया और सेकंड हैंड एयरक्राफ्ट कैरियर जो था वो इंडिया को सेल कर दिया, तो वो भी आपकी कॉस्ट बच जाती है। आपने जितने का भी बनाया खुद यूज भी किया और उसके बाद जो सेकंड हैंड था उसको सेल कर दिया, आपको कुछ पैसे वापस आ गए। न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर आप दोबारा से सेल नहीं कर सकते, वो आपने बनाया, इस्तेमाल किया और उसके बाद आपने उसको सिर्फ डीकमीशन ही करना होता है। फिर न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का एक और नुकसान है, वो ये कि जब 25 साल के बाद आपने इसके अंदर फ्यूल इंजेक्ट करना है तो उस वक्त आपको इसका एक मेजर रिफिट करना पड़ता है। लेकिन उसका जो मेजर रिफिट होता है फिर वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, काफी ज्यादा साल लेता है। तो अमेरिका जिसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है वो तो ये अफोर्ड कर सकता है कि 2 से 3 साल के लिए उसका एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बिल्कुल डॉक के अंदर बंद हो जाए। लेकिन इंग्लैंड जिसके पास सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि 2 से 3 साल के लिए उसका एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बिल्कुल बंद हो जाए। तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स है न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स के। सोचा आपके साथ डिस्कस करूं, आपको बताऊं, इन्फॉर्मेशन दूं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।